अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक और खिलखिलाती और खुशगवार सबके साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून जिंदगी जीने की भरपूर कोशिश भी कर रहे होंगे। और वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह, वो चाहे सियासत का मैदान हो या फिर खूनी रिश्तों की कहानी हो, जिधर भी देखें वहीं पर नफरतें हमें नजर आती हैं, अदावतें, अदम बर्दाश्त और एक दूसरे की नाकदरी का जो जज्बा है वो शिद्दत से जोर पकड़ता ही जा रहा है। और एहसास, मोहब्बत, चाहत और खुलूस से आ रही खोखले रवैये हमें ना सिर्फ खुद से बल्कि जो जिंदगी से भी दूर करते ही जा रहे हैं। और आज हमारी तमाम भाग दौड़ जो है वो और कोशिशें सिर्फ रुपए पैसे से शुरू होती हैं और उसी पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। हम दोस्तियां और जो रिश्तेदारों की बुनियाद है वो किसी ना किसी मफाद की खातिर ही रख रहे हैं। मतलब अगर किसी से हमने रिश्ता रखना है, किसी से दोस्ती करनी है, तो हम किसी मफाद के ज़रिए उसके साथ चलते हैं, उससे दोस्ती बनाते हैं। तो इसलिए हम सुकून से भी दूर होते जा रहे हैं। जब मफाद आ जाता है तो सुकून आपकी ज़िंदगी से निकलता ही जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि खुलूस और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, मोहब्बतें बांटें जितनी हो सकती है और मोहब्बतों को समेटे भी, तो आपकी ज़िंदगी जनाब खूबसूरत से खूबसूरत होती ही जाएगी। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आंखें जो हैं वो कुदरत का बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफा है और ये जिस्म का सबसे हसास हिस्सा भी होता है। वैसे तो आंखों को अदबी दुनिया में भी बहुत अहमियत हासिल होती है। महबूब की आंखों पर गज़लें लिखी जा चुकी हैं और मेरा ख्याल भी यही है कि शायरी में जितना आंखों को रोमांटिसाइज किया जाता है उसकी वजह से आंखों की रंगत की अहमियत और भी बढ़ती ही जाती है। और खूबसूरत आंखें हर इंसान की ख्वाहिश होती है और आंखों का अपनी पसंदीदा रंग इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग तो नज़र की कमज़ोरी के बायस भी लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेशतर अफराद शौकिया तौर पर लेंस लगाते हैं। लेंस का बेजा इस्तेमाल आंखों के लिए इंतहाई मुज़र भी साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वीडियो गेम्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी आंखों के अमराज में इजाफे की वजह बन रहा है। कौन कौन सी आदत जो है वो आंखों की बीमारियों की वजह बन सकती है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और ख़ास तौर पर कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नासिर चौधरी हैं, माहिर अमराज चश्म हैं। डॉक्टर नासिर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए मुझे इन्वाइट किया है, क्योंकि इसमें खुदा न जिस तरह आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात की, अगर आप इनजुडिशियस यूज़ करते हैं, थोड़ी सी भी आप लापरवाही करते हैं तो खुदा न ये परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इनजुडिशियस यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जैसे ऐनक के बजाय बहुत से लोग हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, जैसे आप भी बता रहे हैं कि यूज़ करना शुरू हो गए हैं। कुछ शौकिया भी यूज़ करते हैं, कुछ नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी यूज़ करते हैं। तो क्या ये इसका ज़्यादा यूज़ करना, बेजा यूज़ करना हमारी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? कौन कौन सी बीमारियां हमें लाहिक हो सकती हैं? अच्छा, उसमें देखिए ना, अब जब आपकी नज़र, एक तो आपका विजुअल पर्पस के लिए आपकी नज़र कमज़ोर है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि जैसे आप ऐनक लगाते हैं, ठीक हो गया, और ऐनक के बाद ये फिर जिनको कॉस्मेटिक कंसर्न होता है बिकॉज ऑफ ऐनक की वजह से, तो वो फिर कॉन्टैक्ट लेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास तीसरी ऑप्शन आ जाती है लेजर्स, जैसे लेजर्स के जरिए आपकी ऐनक परमानेंटली आप ऐनक से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ देखें यूजुअली जो यंग लड़कियाँ और समटाइम लड़के भी, नौजवान जो है, वो कॉन्टैक्ट लेंस अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अगर आप विजुअल पर्पस के लिए, अगर नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नज़र की कमज़ोरी के लिए देखें, तो वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें देखिए हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यही होती है कि आइडियल यू शुड गो फॉर स्पेक्टिकल्स, ऐनक। आप ऐनक इस्तेमाल करें और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना यूज़ किया करें। इनको मैं तो हम बल्कि अपने जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो जितने जो पूछ, क्योंकि बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इनको इवेंट्स तक महदूद रखें। क्योंकि होता ये कि देखिए कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल, इसको आप जिस सोल्यूशन से वॉश करते हैं, ठीक है, और फिर कई दफ़ा होता है कि जब आप लेंस लगाओ रहते हैं आँख के अंदर, उससे भी कई दफ़ा आपको डायरेक्ट ट्रामा हो जाता है, आँख के अंदर चोट लग जाती है नाखन की वजह से, समहाउ और द अदर, ठीक है। तो उसमें होता है कि ये सारी जो है, अगर खुदा न खास्ता ये सोल्यूशन की वजह से या कॉन्टैक्ट लेंस के मटेरियल की वजह से, और फिर इसके अलावा और भी कि कॉन्टैक्ट लेंस जब वो आँख के ऊपर पड़ा हुआ है,
ये ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कम करते हैं किसी हद ठीक है। तक। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कि आंख के अंदर जो एक तो एलर्जी भी होती है, कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता फिर कई दफ़ा इन्फेक्शन कार्नियल अल्सर बन सकता है। और कार्नियल अल्सर को अगर ये कि अगर इफ़ इट इज़ इग्नोर्ड और इफ़ इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड, तो ये कि ये खुदा न खास्ता कि आप परमानेंट ब्लाइंडनेस इस सेंस में चले जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अल्सर जो आपके बनने के बाद आपने ट्रीटमेंट किया, उसकी ट्रीटमेंट बड़ी एक वो थ्रू वेरियस स्टेजेस और बड़ी एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस। तो उसमें ये होता है कि फिर आप खुदा न खास्ता कई दफ़ा यू एंड अप विद डिज़ास्टर। अगर आप फ़र्ज़ करें वो अल्सर हील भी हो जाता है, तो जिस एरिया में अल्सर था वहाँ पे निशान बन जाएगा, तो वो इस एरिया से ज़ाहिर है आपको वो नज़र आना बंद हो जाता ये है। अल्सर की ही बात अगर करें तो जैसे बहुत से लोग हैं वो शिकायत भी करते हैं कि हम मुसलसल कॉन्टैक्ट लेंसेज जब लगाते हैं तो हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। जी, जी। ये किस वजह से है? ये किसी बीमारी की अलामात भी क्या हो सकती हैं? ये वो देखें जिस तरह मैंने बात की कि क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस का मटेरियल की वजह से भी कई दफ़ा अच्छा। तो जिस सोल्यूशन से आप वॉश कर रहे हैं तो उससे कई दफ़ा एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो सिंपल आपको इचिंग है, इरिटेशन है, थोड़ी सी जलन सी है, ऐसे लगता है जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, तो माइल्ड सी रेडनेस है, हल्की सी सुर्खी है, तो ये तो फिर तो उसमें यूजुअली अर्लियर स्टेज पे तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एलर्जी ही होता है। तो उसको ये कि अकॉर्डिंगली बेहतर ये कि आपको टाइमली आप जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट को चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि वो अकॉर्डिंग टू द स्टेज आपको वो स्टेज ऑफ डिजीज़ आइडेंटिफाई करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके। तो उसमें बेहतर यही कि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगेन क्योंकि अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर अनफॉर्चुनेटली इससे बात आगे चली जाती है, अल्सर बन जाता है, अच्छा। फिर उसको ट्रीट करना फिर एक मुश्किल मरहला है। और अगर वो हो भी जाए तो जिस तरह मैं बात की तो फिर ऑफ कोर्स इट विल एंड अप विद ऑब्वियसली ट्रीट करना पड़ता है। अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज जो लगाते हैं उनको कितने अरसे के बाद उनको चेंज कर लेना चाहिए, मतलब यूजेज उसका कितना होना चाहिए? ये भी अगेन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें इसमें कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं डेली वियर, ठीक है, कुछ होते हैं एक्सटेंडेड वियर। एक्सटेंडेड वियर जो पहले बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे उसमें ये होता था कि लोग उसको लगा के सो भी जाया करते थे। अच्छा। बल्कि अभी भी कई जो वो रिकमेंडेशन है जी कि ज़ाहिर जो एक्सटेंडेड वियर्स को अब कई लोग सो जाते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है ओवर द नाइट भी आपकी जो ऑक्सीजन जितनी कम होगी तो ऑफ कोर्स वो रिस्क बढ़ जाएगा आँख के अंदर इन्फेक्शन वगैरह का या एलर्जी का। तो उसको बेहतर ये कि जो डेली वियर होते हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। डेली वियर मीन के आप अपने वर्किंग आवर्स ऑफिस वगैरह में आए हैं तो आपने दिन के टाइम लगा लिए, घर जाके उतारते हैं, ठीक है, तो बेहतर है। और फिर जाहिर है ऑफ कोर्स जिस वक्त क्योंकि अलार्मिंग साइन यूजुअली जो अर्ली वही होगा कि जब आपका ये आपको एलर्जिक कोई रिएक्शन है या आपको ज़ाहिर मटेरियल की वजह से आपको कुछ जलन फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, तो इसका ये कि आप कुछ अरसे के बाद ऑफ कोर्स इवन अब डिपेंड करता है कि वो आप मटेरियल कौन सा है, तो अराउंड 6 to 1 years आप उसको बेहतर है उसको चेंज कर लिया करें डिपेंड जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब हम कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो उतारते हैं तो हमारी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, ये क्या मसला है? उसमें देखिए ना, एक तो जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसका जिनको प्री एग्जिस्टिंग पहले से ड्राई आईज है, कई लोगों को होती है कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने से पहले, तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है तो वो तो ड्राई आई की वजह से उसके एक अलग ट्रीटमेंट है, उसको अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ टीयर्स या ऑइंटमेंट्स वगैरह या उससे एडवांस स्टेज के अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करते हैं। अदरवाइज ये कि ऑफ कोर्स वो जो जिस तरह आपको बताया कि वो कॉन्टैक्ट लेंस के एक्सेसिव यूज़ की वजह से क्योंकि किसी हद तक एलर्जी और फिर वो ऑक्सीजन को आप वो इतना प्रॉपरली आपको करने को नहीं मिल सकती, तो उस वजह से आपको कुछ ड्राई आई की जो फीलिंग हो सकती है। लेकिन दायरे जिनको प्री एग्जिस्टिंग ड्राई आइज नहीं है उनको कोई सच को उसका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। वो तो ड्राई आइज अगर पूछा जाए तो वो किस वजह से होती है? ये भी अगेन बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन इन दैट रिगार्ड कि देखिए जिस तरह हमने बात की कि जितना हम स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, अब लैपटॉप जो आपके डेस्कटॉप है या मोबाइल वगैरह इस तरह के गैजेट्स जितने आप ज्यादा यूज करते हैं उससे आजकल अब एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया, उसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये एक बाकायदा डिजीज एंटिटी है और जितने हमारे आईटी के लोग हैं, इसके अलावा जितने ऑफिस वर्कर्स जिनका या इवन इसके अलावा आपको पता है ये जो कोरोना की वजह से कि ये जो आपके जो स्क्रीन टाइम लोगों का मोबाइल और इस तरह की बड़े हो या बच्चे, उस वजह से ये कि आपको ड्राई आइज और उसमें स्पेशली ये कि लोगों ने कई लोगों ने जो इस प्रेजेंटेशन के साथ आए जी के नेक में पेन है, शोल्डर पेन है, आपके इवन बैक कई लोगों को थी और इसके अलावा आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई जैसे और इचिंग और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इस तरह की
प्रेजेंटेशन के साथ लोग आते अच्छा। हैं। और दूसरा, जैसे आपने बात की कि ये स्क्रीन टाइम की वजह से भी जी। बीमारियां बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर आंखों की बीमारियां बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब अब छोटे से बच्चे हैं उनको भी ऐनक लगना शुरू हो गया है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो किस तरह हम फिर मैनेज कर सकते हैं अपनी आंखों को या अपनी नज़र को किस तरह महफूज बना सकते हैं? अगेन क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि मजबूरन हमें ऑनलाइन वो क्लासेस पे वर्चुअल लर्निंग पे शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों ने फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी इस पे हमें, तो वो उन्होंने इसको एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल और लैपटॉप उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसमें देखें अगेन बड़ी स्ट्रांग और क्लियर रिकमेंडेशन है कि देखें आपका बच्चों में स्पेशली इवन जो स्टडीज़ जो क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया में इस तरह और हमारे यहाँ भी इधर जो स्टडीज़ रिसर्च चल रही है जो हुई उसमें ये कि जिन बच्चों को कोई इवन नज़र की कमज़ोरी नहीं भी होती, अच्छा, उनको भी जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनका मोबाइल या इस तरह जो लैपटॉप का टाइम उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उनको भी इस तरह के सिम्टम जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जलन है, इचिंग है, और इसके अलावा उनकी बड़ी टायर्ड आप देखेंगे कि बड़े वो इरिटेटेड कई बच्चे या एजिटेटेड बच्चे आपको वो इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, टायर्ड फीलिंग होती है उनकी, और फिर अगेन ये कि उनको भी नेक, शोल्डर, बैक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं जो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं। और उसमें देखें ऑनलाइन क्लासेस तो देखें ऑफ कोर्स जब कोरोना की वजह से या उस जब वेव फ्लक्चुएट करती है तो वो तो मजबूरी है, हमने ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। और ये जिस तरह आपने पूछा अडल्ट में भी जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, और देखें हमारा थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमें मैनेज करना पड़ेगा एज ए होल नेशन कि हमारा वर्चुअल लर्निंग और बाकी जो ऑफिशियल वर्क के अलावा भी मोबाइल का टाइम ज़्यादा है, सोशल मीडिया के पे ज़्यादा हम टाइम गुजारते हैं। तो उसका देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो 2020 क्रिकेट है, 2020 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो 2020 रूल याद रखें। ठीक है। हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट पे 20 सेकंड के लिए आपने ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है। उससे ये कि आपका विजुअल जो आपके स्ट्रेस है, जो अकोमोडेशन जो प्रोसेस उसको रिलैक्स, मतलब आप जो कर रहे हैं 20 मिनट्स बाद आपने वो डिस्ट्रैक्ट होके, हाँ जी, हाँ वो नजर आपने अपनी ठीक करनी हाँ जी, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 फीट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप 20 सेकंड के लिए आपने देखना है। उससे ये कि आपको जो विजुअल स्ट्रेस है वो रिलीफ मिल जाएगा उससे। ठीक है। फिर ये कि बेहतर आप कोशिश ये करनी है कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल आपका पोस्चर होना चाहिए, ये स्ट्रेट अपोज होनी चाहिए विद द बैक, और आपका जो स्क्रीन से जो डिस्टेंस है नॉर्मली इट शुड भी ये जो 20 से 28 इंच तक हो, इसके दरमियान जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं उसको आप फिक्स कर सकते हैं। जो आपका जो स्क्रीन का जो आपके इट शुड बी बिलो योर आई लेवल कि ये तकरीबन 4 से 5 इंच तक नीचे होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसको अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 20 से 28 इंच तक आपका डिस्टेंस है जो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। और 4 से 5 इंच तक आपका जो बिलो आई लेवल आपका जो एक स्क्रीन सिस्टम आपका होना चाहिए। और उसमें अगेन वही 2020 रूल आप याद रखेंगे। फिर बेहतर ये कि आप आफ्टर हाफ एन आवर अगर आप हो सके तो आप उस कमरे में आप चहलकदमी करें। ठीक है। और फिर ये कि दरमियान में आप कोशिश करते हैं कि आप दूर नज़दीक साइडों पे देखें, इससे भी आपके जो अकोमोडेटिव प्रोसेस आप बार बार मसलसल देख रहे हैं तो आपके आंख के अंदर जो अकोमोडेटिव फिनोमेना है उस पर ज़्यादा यूजेस की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक, पेरियाक उधर पेन, जो लोग कहते हैं कि मेरी आंखों की दर्द होती है, सर की दर्द खत्म नहीं होती, फन बॉडी सेंसेशन, ड्राई आइज वगैरह, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ इसको अगर आप मैनेज कर लें जिस तरह मैंने बताया तो ये सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। और ये जो 2020 रूल्स आपने बताए हैं ये बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए एक ही है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये सबके लिए। हाँ जी। और बच्चों की देखिए ना कोशिश करें आप वर्चुअल लर्निंग के अलावा जितना उनका स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये कि जब लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं तो कोशिश है कि आपकी ओवर हैंगिंग जो ऊपर से लाइट आ रही है, जो विंडो से लाइट आ रही है, वो जब आपके सिस्टम पे पड़ेंगी तो उससे ग्लेयर पैदा होगी। तो उनसे बचने के लिए आप ऊपर से लाइट आप कोशिश करके डिम रखें। यही कह सकते हैं डॉक्टर साहब के हम लोगों को एहतियात करने की ही ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम जितना कम हो सकता है उतना करें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर लें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के हवाले से। डॉक्टर नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से इनका ताल्लुक है। सिर्फ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए हैं। और आंखों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से हम अल्सर भी हमारी आंखों में हो सकता है और दूसरा स्क्रीन टाइम की वजह से भी हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो एहतियात करिए। मज़ीद आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, राब्तों में रहने के लिए जैज लाया है हम सबके लिए एक मजीद आसानी, और जैज गोल्ड और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क भी है जैज। और अगर आप भी बार बार स्क्रैच कार्ड से लोड कर करके थक गए हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आज ही जैज गोल्ड पे स्विच करें और सब परेशानियों को बाय बाय बोल दें। और जैज गोल्ड अब आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग पैकेज भी लेकर आया है जिसका नाम है गोल्ड 699। और गोल्ड 699 के एक ही पैकेज में आपको मिलेंगे बेशुमार डाटा, जैज मिनट्स, ऑल नेटवर्क मिनट्स और एसएमएस, वो भी एक ही बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पर। तो अभी अपने करीबी जैज फ्रेंचाइज या एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करें और जैज गोल्ड पर आज ही आप लोग स्विच करें और अपनी ज़िंदगी है उसको आसान बनाएं। तो राब्तों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं, तो राब्ते में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे फिर आप किसी के साथ बोलकर राब्ते में रहें या फिर इशारों के साथ राब्ते में रहें। और अल्लाह ताला ने तो इंसान को वैसे ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है और किसी न किसी में कोई ना कोई जो है वो कमी या खूबी से नवाजा है। और अगर किसी में कोई खामी पाई जाती है तो किसी और पहलू में उसमें कोई खूबी भी मौजूद होती है लाज़मी। और बहुत से इंसान जो है सुनने और बोलने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं और ऐसे अफराद को बात समझाने और कम्युनिकेशन करने के लिए इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। इशारों की ज़ुबान में हाथों के इशारों, मुंह के इशारे, चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपना पैगाम जो है वो पहुंचाया जाता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो दुनिया भर में तकरीबन 7.2 करोड़ अफराद जो हैं वो समाज से महरूम हैं और इनमें से 80% से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक से हैं। और मजमूई तौर पर ये अफराद 300 से ज़ायद मुख्तलिफ इशारों की ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इशारों की ज़ुबान का इस्तेमाल यूँ तो 18वीं सदी में फ़्रांस से किया गया था, लेकिन 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाकायदा तौर पर इशारों की ज़ुबान का आलमी दिन चुना गया है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इशारों की ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इशारों की ज़ुबान ने जहां समात और बोलने की सलाहियत से महरूम अफराद की ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं उन्हें मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सिखाया है। इशारों की ज़ुबान की अहमियत क्या है, ये ज़ुबान कैसे की जा सकती है, इसको सीखा किस तरह जा सकता है, इस बारे में हमने आज बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार रशीद साहब, हैं साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। जुल्फ़िकार साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्रिया जी। जुल्फ़िकार साहब, आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है एज एन साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के हवाले से। आपने गवर्नमेंट में भी काम किया, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। तो अगर किसी समाज से या किसी बहरे अफराद को किसी कोर्ट में जाना पड़ जाता है, किसी पब्लिक मकाम पर जाना पड़ जाता है, तो उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? वो ऐसे है जी, ये जो स्पेशल पर्सन होते हैं ना, ये अपनी बात समझा नहीं सकते होते, वो बोल नहीं सकते होते। उस वास्ते अगर ये कोई डिफरेंट किस्म के कोई थेफ्ट कर देता है, कोई मर्डर करता है, कोई चीज़ करता है, तो कोर्ट जब उनको ट्रायल के लिए अदालत में जाना पड़ता है, फिर जज साहब को उनकी बात समझ नहीं आती। ठीक है, वो फिर चाहते हैं कोई एक्सपर्ट में समझाए, बताए कि क्या कहना चाह रहे हैं। उस ज़माने में हम बात जाता था मैं, वो ये है कि एक स्पेशल पर्सन है, उसने कुछ कर लिया, वो साइंस कर रहा है, तो मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, जज साहब नहीं समझ रहे। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये है कि जो फिर वो बताएगा, जो साइंस करेगा, वो मैं आगे उनको बताऊँगा, वो फिर उसको बयान लिखेंगे, उसके बाद फिर जज साहब डिसाइड करेगा आया किसका क्या करना है। क्योंकि मैंने वही कहना है जो स्पेशल पर्सन ने कहना है। वो उसकी सिंपल सी मिसाल में दे दूँ, कोई जैसे एक मैं स्पेशल पर्सन था, उसने किसी को मर्डर कर दिया, चोरी मार दी, वो फौत हो गया, मर गया। अच्छा, अब ये है कि वो जब ट्रायल उसका होने लगा पुलिस स्टेशन में, तो वो उस पर दबाव था, पुलिस वाले उसको कह रहे थे, वो जो कह रहे थे लिखता जा रहा था, बिल्कुल कह रहा। अब मैंने भी उसको जो बयान दिया उसने किया, मैंने उसकी वो शहादत डाल दी। अच्छा, जब कोर्ट में गया तो वो डिनाई कर दिया, उसने मुकदमा, मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। अच्छा, जज साहब को मैंने कहा ये तो कह रहा है मैंने तो मर्डर नहीं किया। वो फिर कहने लगे जी आपकी विटनेस है, आपने का बयान है, आप कैसे कहते? मैंने कहा जी मैंने इसको इंटरप्रेट करना है, जो इसने कहना है मैंने वही आप तक पहुँचाना। अब ये कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, मैंने कहा ठीक है नहीं। अब कल ये कह देगा जी मैंने मर्डर किया, तो मैंने वही बोलना। वो जज साहब को ये चीज़ मिस होगी, उनका यू आर राइट। मतलब वो हमारा मकसद ये होता है बात ये, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो हम आगे तक। मतलब आप एक मीडियम होते हैं। तो मेरा तकरीबन 20-25 साल ये कोर्ट्स में रहा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट, और ये जितना ये सिविल कोर्ट में ये स्पेशल हो गया। ऐसे किसी को थेफ्ट कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, तो वो बता नहीं पा रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। वो फिर मैंने ऐसे किसी ने रेप कर दिया, लेकिन ये है कि वो अपना मुझे बताएगा,
तो वो ये है कि वो फिर मैं आगे जज साहब को बताऊंगा, वो फिर उसके मुताबिक डिसाइड। उसके मुताबिक फिर आगे कार्रवाई होती है। हाँ और जी, सर हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में जो स्पेशल पर्सनस होते हैं इनके लिए साइन लैंग्वेजेस के हवाले से प्रोग्राम्स भी होते हैं, बाकायदा तौर पर इनको सिखाया जाता है, क्लासेस ली जाती हैं, बाकायदा रूम्स बनाए जाते हैं। हाँ जी। क्या यहाँ पर आपको लगता है किस तरह की सहूलत है? अभी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अभी थोड़ी है, इस वास्ते कि बच्चे भी कम थे। दूसरा ये है कि जो बच्चा जब पैदा होता जी वो उसके बाद हमें ये पता नहीं लगता है ये हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं है। अच्छा। वो ये है कि उसमें आम जो वॉइसेस होती हैं जी वो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों की, तो वो अभी साल का भी नहीं होता, वो जो उनके पेरेंट्स समझते कि ये बच्चा ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है। वो ऐसे कि आप ऐसे क्लैप करेंगे ना जी वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, बिल्कुल। और वो तो वो वालिदैन समझेंगे तो बोलता है, एक्चुअली बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। अच्छा। लेकिन वो इस वास्ते कि वो उसके वाइब्रेशन आती है, उसके कानों से टकराती है तो वो तवज्जो होता है, लेकिन एक्चुअली उसकी हियरिंग नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, ये डेफ नहीं होते, ये सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, ये मुतासर समात। ठीक है। इसकी वजह ये मेरे सामने कप पड़ा ना जी जी। ये कप है, तो मैंने जब ये कप की आवाज़ सुनी नहीं कभी, तो मैं अदा कैसे करूँगा? पेंसिल है या मोबाइल है या कोई चीज़ है, वो बच्चों को जब, हालांकि उनकी हियरिंग ठीक है, मतलब उनके जो बोलने का जो सिलसिला ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ जुबान बिल्कुल ठीक है, लुगनत ना हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, लेकिन हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, वो सुनेगा कुछ नहीं, अदा कैसे करे? इस वास्ते ये बच्चे बेसिकली हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, डेफ नहीं होते। ठीक है। तो आपका जिस तरह बहुत ज़्यादा आपने जैसे बताया तजुर्बा भी है, तो आपके तजुर्बे के मुताबिक मुझे बताइए जो स्पेशल पर्सन्स या गूंगे बहरे जो अफराद होते हैं ये दिमागी तौर पर, फिजिकल तौर पर जो दूसरे लोग हैं उन जैसे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो, दिमागी तौर पर, फिजिकली बिल्कुल, सिर्फ इनकी वो एक हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं होते। अच्छा। मतलब समाज में बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसे होते हैं, इनकी एक्टिविटीज वही होती है जो नॉर्मल लोगों की होती है, सिर्फ ये बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, मतलब। अच्छा। बाकी ये बिल्कुल फिजिकली मेंटली 100% ये नॉर्मल होते हैं, कोई तो आप किस तरह, जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह इस शोबे में आए, आपने किस तरह प्रोसीड किया? मतलब आपको शौक था ये साइन लैंग्वेजेस सीखने का या इन स्पेशल अफराद के साथ बातचीत करने का? ऐसे जी मैं तकरीबन 1975 मैंने एज ए एसोसिएट इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया था ये स्पेशल इदारा। ठीक है। वो उसके बाद फिर ना जब मैंने बच्चों को देखा, पता लगा कि ये, उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता अपना कैडर ना टीचिंग लाइन पे ले आया। 86 में फिर हमारे एक प्रेसिडेंट थे जनरल जिया साहब, उनकी बेटी जैन जिया, सुना होगा, वो हियरिंग इम्पेयर्ड थी। उन्होंने आगे फिर इन इदारों में, इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में टीचर्स को प्रमोट किया, उनको हाई ग्रेड कर दिया, उनको क्लास वन अफसर बना दिया, और एक किस्म की दौड़ भी लगी। दूसरा ये है कि एक शौक भी पैदा हो गया कि ये बच्चे स्पेशल हैं, इनको हमें पता करना चाहिए, देखना चाहिए कि इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होती है। जैसे हमारा एरिया में ये डिसेबल बच्चे, जो हमारा फील्ड है ना जी, इसमें 4 किस्म के हैं। अच्छा। हाँ जी, मेंटली रिटार्डेड है, स्लो लर्नर है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअल इम्पेयर्ड है। ठीक है। आज लेकिन मेरा एरिया जब पर्टिकुलरली जो हियरिंग इम्पेयर्ड का है। ठीक है। हाँ जी, उस पास से फिर मैंने ना 86 में इनका कोर्स होता है टेडी, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेफ। वो फिर मैंने छुट्टी लेकर हमारे कॉलेज है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द डेफ, गोंग महल के नाम से मशहूर है, फातिमा जना ने उनका इफ्तिताह किया था, वो गुलबर्ग में ही है। वहाँ से मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर अब स्पेशल कोर्स नहीं होता था, ये बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, हमें भी सिखाते हैं साइन लैंग्वेज। मतलब ये जब प्राइमरी, आपको कितनी मुश्किल हुई थी जुल्फ़िकार साहब, मतलब ये साइन लैंग्वेजेस सीखते हुए? नहीं, मुझे बच्चों ने सिखाई है। अच्छा। मतलब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट है ना आपस में कम्युनिकेट। जैसे आप देखें ना, भूख लगी, उन्होंने पेट को हाथ लगाना है, तो पेट दे इधर हाथ लगा, फिर वो बोलेंगे ये खाना है, पानी पीना, जुबान को तो पानी पीना, ऐसे वो और कोई चीज़, बीमार है तो वो फिर एकदम कहेंगे मैं बीमार, ये बीमार, टीका लगवाना, हॉस्पिटल जाना, ऐसे कोई भी बात खेलना तो वो इशारा करेगी। मतलब ये आपस में साइन लैंग्वेज करते फिर हम भी सीख लेते। फिर ये प्राइमरी में इनको टीचर सिखाती है। ठीक है। सबसे पहले वालदा के पास होते हैं, माँ, वो ज़ाहिर उसकी लैंग्वेज समझती थी, बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद जब स्कूल दाखिला होता है, हमारी टीचर्स जो होती है प्राइमरी में बड़ी मिलती होती है, वो फिर इनको ना साइन लैंग्वेज सिखाती हैं। बाकायदा ना एक उनका पीरियड भी होता है, दूसरा उनको होता है स्पीच रीडिंग, स्पीच और स्पीच रीडिंग। मतलब ऐसे ये बच्चे ना मैडम तकरीबन 3-4 इनकी काइंड्स होती हैं, कोई प्रोफाउंड डेफ होते हैं, कोई माइल्ड होते हैं, कोई स्वीर होते हैं, एक होते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे जो होते हैं ना जी, वो कुछ सुनते भी है, मैंने आपको बताया ना कि जितना कि वो सुनेंगे उतना बोल लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वो कुछ लफ्ज़ ना जो उनके कानों में जाएगा तो वो आगे फिर वो बोलेंगे, तो उतना ही वो बोले। वो बच्चे नियर टू नॉर्मल होते हैं, उनकी मतलब लॉस होता है ना जी, जो प्रोफाउंड है उनका 90 डिग्री डेसिबल लॉस होता है। अब जो कम होता है 60 हो जाएगा, 50 हो गया, ये बच्चे तकरीबन 25-30 के करीब होते हैं इनका लॉस। लेकिन ये कुछ बोल सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, आगे अदा करते हैं।
तो फिर वो इनसे ना मतलब मैं तो हम दो ना, मेरा 40 साल से गुजरा है मेरे, लेकिन मेरा ज़्यादा अरसा कोर्ट्स में रहा। मैं कॉलेज में भी होता था, स्कूल में भी होता, लेकिन ये है कि मैं फिर ज़्यादा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ना, जहाँ ये केसेस आते ना, और पर्टिकुलरली जब ये लेडीज़ का मसला होता था ना, बच्चियों का, तो वो फिर हमारी टीचर्स अवॉइड करती थी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था वहाँ मुझे कोर्ट में जाके ना, मतलब बच्ची मेरा बेटी है ना, वो आगे एक्सप्रेस कैसे करेगी, फिर कैसे बताएंगे, तो वो फिर जाके उनको कराना मुश्किल होता था। फिर एक और है कि कुछ इलिटरेट डेफ होते हैं, उनकी बात आपको नहीं समझ सकते। अच्छा। मतलब टोटली, हम कुछ तो पढ़े लिखे ना, तकरीबन लाइन साइन में पूरे वर्ड में मिलती जुलती चलती। कुछ मुझे कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो ये था कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं घर से आया है, उसको वो आप साइन ही नहीं करेगा, आप कैसे बताएंगे। जैसे एक सिंपल सी मिसाल दे दूँ मैं, एक कसूर का कोई खातून थी बेचारी, वो ना दूसरी शादी कर दी उसने यंग लड़के से, उसका खामन ज़रा ज़्यादा था। अब सेशन कोर्ट में वो केस चले गया ट्रायल के लिए। अब ये है कि वो दूसरे के साथ रहना चाह रही थी, जो यंग अपने खामन से तलाक लेना चाहती थी। अब यह है कि वो बता नहीं रही थी कि मैं क्यों नहीं रहना चाह रही। अच्छा, वो जज साहब परेशान है, वो दूसरे ऑडिशन जज वो बैठे, वो कह रहे जी हमें समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं पता लग रहा है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ जाते हैं, मुझे भी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि वो मैं उसको तकरीर मार रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कह रही। ठीक है। फिर मैंने क्या, एक दो चेयर थे ना, एक तरफ रख दी, एक तरफ रख दी, फिर मैं उसको पैदल चल के बताया। फिर आपने उनको बताया कि किस तरह वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर वो जुल्फिकार रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए हैं। और आज जैसे कि इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस मनाया जा रहा है, उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो हमने जुल्फिकार साहब के साथ डिस्कस की हैं। 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस शोबे में कि किस तरह लैंग्वेजेस या साइन लैंग्वेजेस जो हैं उन लोगों को जो स्पेशल पर्सन होते हैं सिखाई जाती है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, और इस सेगमेंट में लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। और पाकिस्तान भर में लाहौरियों को जहां कोरोना वायरस का खतरा है, वहां पर डेंगू वायरस का मसला भी सर उठाता ही जा रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 126 मरीज सामने आ चुके हैं, और जिसके बाद शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 623 हो चुकी है। और सूबे भर की अगर बात करते चलें तो 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, और लाहौर में 94 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा भी तल्फ किया गया है। और इसके बावजूद भी शहर में डेंगू के मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर में डेंगू से बचाव के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, डेंगू से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब, हैं डायरेक्टर हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के। डॉक्टर शाहिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल। हाँ सर, अगर पंजाब की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू के मुसलसल केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या वजूहात आपको लगती हैं कि क्या बर वक्त जो है इंसदादे डेंगू स्प्रे नहीं किया गया, या लोगों की तरफ से एहतियात नहीं की जा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं। अच्छा। पहले भी उन्होंने कोरोना में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी दानिशमंदी का, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत अच्छी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। और डेंगू के हवाले से भी मेरी उन्हीं से अपील है, जब तक अवाम और नास की पार्टिसिपेशन मुकम्मल तौर पर ही नहीं होगी तो इस वक्त तक महकमा तो काम करता ही है, लेकिन अवाम और नास, कोई भी आपको पता है जो फाइट है वो अवाम के बगैर, लोगों के बगैर नहीं जीती जा सकती। तो इसमें मेरी अवाम और नास से अपील तो खैर है ही है कि वो ज़रूर हमारी टीमों से ताउन करें, उनको एक्सेस दें। दूसरी बात यह कि जो वो हिदायत उनको दें डेंगू कंट्रोल के हवाले से, हाउस कीपिंग के हवाले से, घरों में सफाई के हवाले से, साफ़ पानी या गंदा पानी ना खड़ा होने देने के हवाले से, तो वो उसके ऊपर अमल करें। तो क्या वजूहात आपको क्या लगती हैं, क्यों इतने मुसलसल जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं? केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा। और हम इंशाल्लाह जो हमारी टीमें हैं, हमने टीमें भी डबल कर दी हैं। लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में हमने एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स भी दे दी है। पूरे पंजाब में हमने इक्विपमेंट भी नया दे दिया है। 1800 स्प्रे पंप्स दे दिए हैं। इसी तरह हैंड कैरी फॉगर मशीन्स दे दी हैं। हमारे जो है सारा अमला, सारा महकमा जो है
वो मुसलसल काम कर रहा है। और हमारी जो इसकी सुपरविजन है टॉप लेवल से, जो हमारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हैं वो रेगुलरली इस साल 2021 में 15 कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, सीओ हेल्थ, हमारे सारे हमारे सेक्रेटरी साहब डेली हमसे शाम को 6 बजे रिपोर्ट लेते हैं पूरे पंजाब की कि आज किधर किधर क्या क्या एक्टिविटी हुई। तो हमारा महकमा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करने में जल्द कामयाब हो। बिल्कुल ऐसे। और सर लाहौर में अगर देखा जाए तो सीजन शुरू होने से लेकर अब तक कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने सीरियस मरीज जो हैं वो दाखिल हुए हैं? ये केसेस जो है ना वो लाहौर में इस वक्त तक 687 है आज तक ना। ठीक है, 687 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और इस वक्त पूरे पंजाब में 31 केसेस जो है वो एडमिट है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी स्टेबल। कोई भी उनमें हेमरेजिक फीवर का या इस तरह का नहीं है, लेकिन एडमिट हैं। हम उनका वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम और वो भी मतलब हम ख्याल रख रहे हैं। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, THQ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, टीचिंग हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जितने हैं हॉस्पिटल्स बड़े, तो उनमें बेड्स भी मखसूस हैं, डेंगू काउंटर भी एस्टेब्लिश है। हमारा DAG डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, उसने वो भी रेगुलर काम कर रहा है। इवन कल भी हमारी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग है। तो इसी तरह हम मीटिंग सिर्फ नहीं बल्कि फील्ड में भी काम कर रहे हैं। हमने पूरे ज़िले को पूरे तमाम पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं उनके स्टाफ को ट्रेन कर दिया है, THQ को। इसी तरह जो फील्ड की टीमें हैं उनके पिछले महीने ही हमारे DG हेल्थ साहब की डायरेक्शन के ऊपर और सेक्रेटरी साहब इमरान सिकंदर बलोच साहब की डायरेक्शन पे हमने पूरे पंजाब की ट्रेनिंग्स भी करा दी हैं कि हमने आपने फील्ड में कैसे जाना है, फील्ड में क्या करना है, टीम हमारी जो है वो सर्वेलेंस करेगी कैसे, ये सारी ट्रेनिंग्स भी हमने कराई। पहले डिवीजनल लेवल पे कराई, फिर उसके बाद जो है हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी तक कितनी टीम्स बनाई हैं आप लोगों ने? टीम तो पूरे पंजाब की, हर डिस्ट्रिक्ट की डिपेंड करता है उसकी अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन लाहौर में इस वक्त तकरीबन 11,000 बंदे जो है एक्सक्लूसिवली डेंगू के हवाले से काम कर रहे हैं। 9,000 पहले थे, 2,500 का जो हमने पिछले महीने कैबिनेट कमेटी ने सैंक्शन दी लाहौर को, 2000 की दी रावलपिंडी को और 500 की दी मुल्तान को। तो क्या सर आप लोग अमूमन बारिशों के मौसम में जो अपनी टीम्स हैं उनको ज्यादा मुतहरिक करते हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, वैसे पूरे साल काम करते हैं, पूरा साल हम काम कर रहे हैं, करते भी रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद भी इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही सर सीजन आता है ना डेंगू का, तभी हमें जो टीम्स नजर आती हैं या लोग स्प्रे करते हुए नजर आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा इससे पहले भी काम करते हैं, घरों में जाते हैं, लोगों का आप लोगों से पूछे, इंशाल्लाह लोग बताएंगे आपको कि भाई महकमा सेहत काम कर रहा है। लेकिन इस दफा जरा थोड़ा सा ये था कि कोरोना क्राइसिस की वजह से वो टीमें जरा मास्क हो गई थी, वो नजर नहीं आ रही थी, वरना काम कर रही थी, वो काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि अवाम उन्नास में इंप्रेशन कोरोना का सबसे बड़ा प्रेशर है और ज्यादा है और ग्लोबल इमरजेंसी है, लेकिन डेंगू की टीमें अपनी जगह पे काम कर रही थी 100%। लेकिन हमने ये भी सुना है सर, जो डेंगू के लिए जो टीमें थी वो अब कोरोना के इंसदाद के लिए काम करना शुरू हो गई थी, मतलब उनको वो ड्यूटी भी दे दी गई। वो पहले अपना काम करती थी, उसके साथ जो इजाफी या कुछ जैसे अभी वो नहीं था, तो वो साफ ज़ाहिर उधर भी कुछ ना कुछ काम करती थी। लेकिन अपने काम करके या जो एडिशनल स्टाफ था हमारे पास, तो वो उधर काम करती थी। लेकिन अब सारा स्टाफ जो है वो डेंगू के लिए ही मुख्तस कर दिया गया। जी बिल्कुल, जब है ही डेंगू का तो करना ही डेंगू है। लेकिन महकमे को जो करंट सिचुएशन होती है, जो सिनारियो होता है, जो क्राइसिस आते हैं या करंट इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त हम सारे लोग हम वो भी करते हैं, अपना भी करते हैं, वो भी करते हैं, एडिशनल काम भी करना पड़ जाता है। तो अभी अगर डेंगू के हवाले से लाहौर के कौन कौन से जो है हॉटस्पॉट एरिया? जी मैडम, वो आपको नोटिस में है कि हमारा जो DHA है, DHA का एरिया अलामा इकबाल टाउन का एरिया, तो इसमें नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा है। नंबर ऑफ लार्वाज हमने टीमें भी बढ़ा दी है। वाघा टाउन को निकाल के हमने सारा डिफेंस और इस एरिया में ला दिया। 2 दफा हमने स्वीपिंग एक्टिविटी कर दी है। अब लार्वा में पहले बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन अभी हमारा ब्रेटो इंडेक्स जो है वो उधर भी बहुत कम हो गया है और उधर भी हमारी जो टीमें हैं उन्होंने लार्वा को तलफ कर दी है। अब उतना नहीं मिल रहा जितना पहले शुरू में मिला है, लेकिन यह कि अब इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में। तो सर आप लोगों ने कहीं डेंगू इमरजेंसी भी नाफिज की है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इमरजेंसी तो है ही है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किसी भी सर्टन केस का एक केस भी, डिजीज का एक केस भी वो इमरजेंसी होता है, एपिडेमिक होता है। लेकिन यह कि डेंगू तो एक वाकई एस्टेब्लिश्ड किस्म की
एक बीमारी है जो इस वक्त दुनिया के 150 मुल्कों में है, और WHO ने जो टॉप 10 डिजीजेज थ्रेट अलर्ट किया है पूरी दुनिया के लिए, उन टॉप 10 में डेंगू है। डेंगू आता है। हाँ जी, ये मतलब है आम नहीं है ऐसी सूरत हाल कि ये इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी तो है लेकिन ऐसा हम उसको अभी पूरे तरह से कंट्रोल करने में कर रहे हैं। कामयाब लेकिन हो सर रहे हम इतला आ रही है कि इस्लामाबाद में 2 अमवात की इतला भी आई है, तो क्या लाहौर में भी इस तरह के सीरियस केसेस पाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, सीरियस केसेस अभी नहीं है, जो हो रहे हैं तो हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसी डेथ या कोई ऐसी इमरजेंसी का इशू एलिमेंट नहीं है। 2 डेथ्स हुई हैं अभी तक पूरे पंजाब में, वो एक फैसलाबाद में, एक गुजरांवाला में, तो इसके अलावा अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं। तो सर कोई अभी तक ऐसी रिसर्च आई है कि कोई जो कोरोना का मरीज है उसको भी डेंगू हो जाए? क्योंकि ऑब्वियसली कुव्वत मुदाफ़िर जो है हमारी कमज़ोर हुई भी होती है, तो दोनों में भी डेंगू में भी आप कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और कोरोना में भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई केस आया? ऐसे होते हैं केसेस, जब आपका अच्छा। कैसे केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं कि अभी जो तक already- नहीं हुआ? अभी तक मेरे ख्याल में नहीं हुआ, लेकिन यह कि हो सकते हैं, क्योंकि जिसको कोरोना हो तो वो ऑलरेडी उसका डिफेंस कमज़ोर होता है, और अगर उसको मच्छर भी काट ले एडिशनली तो फिर वो उसको डेंगू भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे आप कि किस तरह हम डेंगू से बच सकते हैं कि इस सीज़न में हम लोग डेंगू हमारे पास भी ना आए? इस मॉस्किटो से किस तरह बच सकते हैं हम? मॉस्किटो से तो आपको पता है वो मच्छर है। हाँ। तो हमने तो उसका किसी भी चीज़ का जो बेस्ट कंट्रोल है वो उसके यानी ख़ास तौर पे मच्छर का तो लार्वे की स्टेज के ऊपर है। हम मच्छर को ऐसा मार भी सकते हैं, मारेंगे भी सही, लेकिन जो बेस्ट कंट्रोल है ना, डिजीज कंट्रोल, वो एट लार्वा स्टेज है। ठीक है। हम लार्वा ढूंढ रहे हैं, लार्वा एलिमिनेट कर रहे हैं। 3 तरीके होते हैं लार्वा एलिमिनेशन के, एक मैकेनिकली, एक केमिकली, एक बायोलॉजिकली। मैकेनिकली होता है कि कहीं छोटा पानी है, गमले में है, फ्रिज के ट्रे में है, एसी के पाइप में है, एयर कूलर में है, तो उसको फौरन साफ करें, रब करें। पानी की टैंकी में है, उसको निकालें, साफ करें, ये मैकेनिकल तरीका था। उसके बाद होता है केमिकल, कि जहाँ थोड़ी सी भी पॉन्डिंग है, अच्छा। हाथ से नहीं रिमूव हो सकता, तो वहाँ केमिकल्स डाल दें। फिर उसके बाद होता है बायोलॉजिकल, कि एक मछली होती है, फिश होती है, तिलापिया फिश, जो उसको अगर बहुत बड़े पॉन्ड्स हैं तो उसमें वो फिश छोड़ते हैं जो बायोलॉजिकली उसके लार्वा को खा जाती है। तो अभी हम दोनों तरीके इस्तेमाल अपना रहे हैं। मैकेनिकली मैक्सिमम रिमूव कर रहे हैं, केमिकली भी रिमूव कर रहे हैं, और जो बड़ा मच्छर है उसको मारने की भी हमने मखसूस जगहों पे अंडर द सुपरविजन ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट एंड डिप्टी डीओ हमने जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं या जो इस तरह की जहाँ ज़्यादा बड़ा मच्छर मिल रहा है, तो उसको भी फॉगिंग से हमने मारने की कोशिश कर रहे हैं और मार रहे हैं। और दूसरा सर मुझे बताइएगा कि कौन से लोग ज़्यादा डेंगू का शिकार होते हैं? बच्चे होते हैं, बड़े नौजवान होते हैं, या बूढ़े लोग होते हैं? ये इसमें मिडल एज के लोग जो है वो ज़्यादा जो एक्सपोज होते हैं, जो बाहर वर्क प्लेसेस जिनकी ज़्यादा होती है, या जिनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है टू द मॉस्किटो, या जो अर्बन डिवेलिंग्स होती हैं जो उन एरियो में। लेकिन ये तो बड़े पॉश एरिया में भी मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये डिफेंस का एरिया जो है इसमें भी जो है वो काफ़ी है इसका यानी प्रेवलेंस, तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा सर हम देख रहे हैं कि डेंगू जब हो जाता है तो हमारे जो वाइट प्लेटलेट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके हवाले से जो अद्वियात यूज़ की जाती हैं, क्या वो मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि उसकी शॉर्टेज भी है। नहीं, शॉर्टेज नहीं है। वो आज इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, वो एक डेक्स्ट्रॉन 40 होता है जो हेमरेजिक फीवर में जो शदीद बीमारी की, वो हमारे पास मौजूद है, पूरे पंजाब में मौजूद है, हमारे डीजी ऑफिस के स्टोर में भी मौजूद है। तो लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर को भी, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बाकी तो रूटीन बुखार का इलाज है, बुखार की दवाई है तो वो मिल रही हैं, दे रहे हैं बुखार का। लेकिन अगर उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ और WBC भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ब्रीडिंग शुरू हो जाए मुख्तलिफ जगहों से, तो वो फिर उस सूरत में हमारे पास उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन अगर सर किसी को डेंगू हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसको फिर किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? उसको कौन कौन सी अद्वियात खानी चाहिए? डाइट का तो सिंपल ही है, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई इसमें डाइट प्लान स्पेशल नहीं है। बाकी उसको पैनाडॉल है, पैनाडॉल देनी चाहिए बुखार ताकि उसका उतरे कम से कम। ये बोन ब्रेकिंग फीवर भी इसको कहते हैं, ताकि इसमें जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टेम्परेचर होता है, तो उसको ही हमने सेटल करना होता है, और इसके अलावा कोई ऐसी खास मेडिसिन नहीं है। बाकी हमने उसका वैसे जनरल ओवरऑल उसकी हाउस कीपिंग का, अच्छी डाइट का, जितना हम अच्छी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, उतना उसकी एंटीबॉडीज़ बनेगी, डिफेंस मजबूत होगा, तो वो बंदा जल्द रिकवर होगा। और कितना रिकवरी रेट इसका कितना है? तो मैक्सिमम है 98-99% रिकवरी रेट है,
और 1% वो है कि वो भी जो बहुत ज़्यादा हेमरेजिक शॉक में चला जाए, तो वो उस तरह की सूरत हाल वो तो किसी भी बीमारी से हो सकती है। कोई भी बीमारी जो अनट्रीट ना करें उसको या प्रॉपर ना मेडिकेशन करें, तो वो छोटी से छोटी बीमारी भी जो है वो मोहलिक साबित हो सकती है। लेकिन इसके बारे में तो विजिलेंट है हम 100%। सर्वेलेंस टीमें हमारी काम कर रही हैं, हमारा PIT भी काम कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट 100%, हमारे मिनिस्टर साहिबा, CM हाउस, CM ऑफिस, ये सारे लोग बहुत विजिलेंट है और हमने इसको फुल टेकअप किया हुआ है। और हम डेली जो है पूरे पंजाब की एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं और सेक्रेटरी साहब और DG साहब को डेली पेश करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें एक्शन की ज़रूरत होती है वो फौरी तौर पर उनकी सपोर्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और दूसरा सर, कुछ रिपोर्ट्स भी सामने ये आ रही हैं कि कांगो वायरस और जो डेंगू है इसकी अलामात शायद एक जैसी ही हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, और क्या ये एक जैसी ही अलामात है? अलामात एक जैसी, उसमें दोनों का ब्लीडिंग का एक चांस होता है कि जी एंड स्टेज के ऊपर ब्लीडिंग है, लेकिन उसमें एनिमल कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री होती है। पिछले दिनों एक उधर मेयो हॉस्पिटल में केस, एक लड़का शेखोपुरे का एडमिट हुआ था, तो उसको ऐसे गम से और इस तरह की ब्लीडिंग थी, तो मैं खुद गया था उसको देखने। मैंने उसको देखा तो वो रिकवर भी वो नॉन कांगो भी डिक्लेयर होगा जब हमने उसका सैंपल भेजा, तो वो वैसे उसकी जनरल क्लीनलीनेस नहीं थी, फैक्ट्री में मजदूर था और इस तरह का, तो डेंगू भी नहीं था उसको, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ये अलामात इस तरह की मिलती है, लेकिन उसके साथ एनिमल को कांटेक्ट और वो होना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल के जो वो होते हैं टिक्स होते हैं, उनके काटने से वो होता है। तो ये मस्कीटो से होता है, आप देख लें कि अच्छा। तो इनकी अगर कांगो वायरस हो जाए तो उसकी क्या अलामात, इनिशियल स्टेजेस पे क्या अलामात है? टेम्परेचर है, बुखार है और उसके साथ उसको ब्लीडिंग है मुख्तलिफ ओरिफिस से, मुंह से, नाक से, इस तरह का। मतलब अगर ज्यादा हो जी उसमें भी प्लेटलेट्स कम होते हैं? कम होते हैं। और उसमें फिर किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? एहतियात यही है कि उसको फौरी तौर पर आइसोलेट कर दे, उसका मस्कीटो नेट लगाए उसके ऊपर, ताकि मजीद भी ना डेंगू उसको मजीद मच्छर काटे, ना ही उसको जो है उसको फौरन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, उसको उसकी चीज़ें ब्लड काउंट उसका बेहतर करना होता है फौरी तौर पर। और अगर सर डेंगू को सही तरीके से अगर ना ट्रीट किया जाए, जो डेंगू का शिकार मरीज होता है, तो क्या वो वर्स्ट भी कंडीशन उसकी हो सकती है? क्या अगर जो मरीज होता है डेंगू का ट्रीट किया जाए तो कौन सी, तो क्या उसकी कंडीशन वर्स्ट भी हो सकती है? साफ जाहिर है, कोई भी डिजीज, आप ये तो डेंगू की बात कर रहे हैं ना, कोई भी डिजीज छोटी से छोटे भी अगर उसको ट्रीट ना करे तो उसको मतलब लेट दैट डिजीज वर्स तो हो जाएगी, थोड़ी सी भी डिजीज हो। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। लेकिन डेंगू के लिए तो हम 100% अलर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। पूरी पंजाब गवर्नमेंट अलर्ट है, CM हमारे जनाब वर्दी CM साहब और हमारे सेक्रेटरी DG अपने तरीके से जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए हैं। और डेंगू के हवाले से जनाब जिस तरह हम एहतियात कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, इस तरह हमने एहतियात करनी है डेंगू से भी बचने के लिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जनाब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सुर और संगीत के हवाले से, तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ना, वो टैलेंट के हवाले से बहुत ही जरखेज है, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सिर्फ है रिसोर्सेज की। और गुज़श्ता दिनों आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर एक नौजवान की वीडियो ज़रूर देखी होगी, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे का OST गुनगुना रहे थे, और जिसके बाद ये वीडियो जो थी उनकी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं जनाब के सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें और उनके टैलेंट को फरामोश कर दिया जाता है। तो आज हमारे साथ वो ही नौजवान मौजूद हैं स्टूडियो में, जो सिंगर बनने की ख्वाहिश दिल में लिए फैसलाबाद से लाहौर आए हैं, लेकिन कोई मौका नहीं उन्हें मिल सका था। तो उनसे उनकी स्ट्रगल के बारे में भी जानते हैं, और उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनसे गाने भी सुनेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अली खान है, जो इमर्जिंग सिंगर कह सकते हैं। एहसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एहसन, कब से गुलकारी का आपको शौक पड़ा कि मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ, और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप अच्छा सिंगर बन सकते हैं? जी, बचपन में मैं
नाते वगैरह पढ़ता होता था, मेरे मामू भी नाते पढ़ते थे। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं भी गाने लग गया कि यार मैं भी गा सकता हूँ अपने मामू की तरह, मगर मुझसे गाया नहीं था जाता, मैं रोने लग जाता था। अच्छा। तो एक अलहदा कमरे में बैठ के वही खुदा है हमद बार बार पढ़ता रहता था। एक दिन उसी हमद का मुझे मौका मिला स्कूल में, बहुत ज़्यादा मैं वायरल हो गया स्कूल में। एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना, तीसरे स्कूल जाना, ऐसे मेरी प्रमोशन होनी शुरू हो गई। फिर वहाँ से मैंने कहा कि मैं कुछ बन सकता हूँ अपनी आप फैमिली के सिंगिंग लिए। कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चला। तो बाकायदा किसी से आपने ट्रेनिंग ली या खुद से ही आपने अपने उस टैलेंट को पॉलिश किया? मेरी वालदा मुझे सिखाती है। अच्छा। हाँ जी, मेरी वालदा मुझे कहती हैं कि बेटा 3 किस्म का गाना होता है, सच्चा दिल से गाता है, भूखा पेट से गाता है और सुरीला गले से गाता है, और आपने दिल से गाना है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। उन्होंने आपको ये मेरे ख्याल से सिखाया है कि किस तरह गाना है। तो अभी आप पहला क्या सुनाने वाले हैं हमें? पहला मैं आपको हम सुनाऊंगा, अल्लाह पाक के नाम से हम शुरू करते हैं। तो इजाज़त है जी? जरूर। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलही वसहबिही वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह,
बहुत ही खूबसूरत एहसन आपकी आवाज़ है और हम भी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ी है। तो अगर मैं सिंगर्स के बारे में पूछूं एहसन, तो कौन सा सिंगर ज़्यादा पसंद है जिसके गाने बड़े ही पसंद से सुनते हो? मुझे सिंगर कोई भी सिंगर हो उसका गाना दिल को टच करना चाहिए। अच्छा। तो वो मुझे दिल से फील करके गाता हो ना, तो जब कोई सॉन्ग याद ना हो, उसमें मज़ा ना आ रहा हो किसी को सुनाते टाइम, तो उसे मैं फील करना शुरू हो जाता हूँ कि यार मेरे हालात कुछ इस तरह थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ये गाना सुनता तो मेरे ऊपर क्या गुजरती और मैं किस फील से गाता, हाँ। तो फिर ये सोच के मैं उसको सुनता भी, और वो किसी भी सिंगर का गाना हो तो मैं। लेकिन कोई तो आपका एक फेवरेट होता है ना जिनसे आप इंस्पिरेशन हासिल कर रहे होते हो कि मुझे इस तरह का सिंगर बनना है। मतलब बहुत से लेजेंडरी फनकार हमारे पाकिस्तान में रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। जी, मेरी वालदा और मेरा भी यही है कि मैंने मल्टी सिंगर बनना है। अच्छा। गज़ल भी, क्लासिकल भी, रॉक, पॉप, मतलब कोई एक जॉनरा आपने चूज नहीं किया, सारे ही आपने करने हैं, मल्टी टैलेंटेड बनना है। कोई भी आपको गाना दे दिया जाए आप वो गा लेंगे। तो अभी आप जैसे आपका जो OST एक आपने गाया था पाकिस्तानी ड्रामे का, वो जिस तरह वायरल हुआ, आपको अंदाजा था कि उस तरह वायरल हो सकता है सोशल मीडिया पर? मेरी उस टाइम मैम इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि मैं सोच रहा था कि यार मुझे गाना चाहिए, नहीं मेरी इस तरह की कंडीशन है, और मुझे फीवर भी चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, फ्लू भी हुआ था। मुझे पता था मैं अच्छा नहीं गा पाऊँगा। जो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह है, मेरी वीडियो वायरल हुई, उनके नीचे कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको सुनाया, उन्होंने बोला कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं गाया, वहाँ पे क्यों नहीं गाया, यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा गा रहे। मैंने कहा सर मेरी वहाँ पे ऐसी हालत है, बस ये उनकी मेहरबानी है कि आज यहाँ पे भी बैठा हूँ। उन्होंने थोड़ा सा मुझ में टैलेंट देखा। अगर उस टाइम मैं ये सोचता कि यार मेरी कंडीशन नहीं ठीक, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, इतनी बुरी हालत, मैंने कहा नहीं, ये मौका नहीं जाना चाहिए। अगर देखे मरते टाइम नहीं कोई, मतलब इंसान मर जाता है तो अकेला हिसाब देता है। जब मैंने ये सोची ना कि यार मैं भी ये सोचना कि यार कौन क्या सोचेगा, गा देते हैं। तो जब आपको पता चला ये मेरा जो वीडियो है, मैंने गाना गाया है, वो वायरल हो गया है, तो कितनी खुशी हुई? इतनी ज्यादा कि मैं सजदे में गिरा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सारी रात सोया नहीं। तो मेरे ख्याल से फिर वही वाला OST भी आप हमें सुनाएं आज लाइव। जी जी जरूर। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, आ आ आ कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना,
मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। जनाब क्या बात है, ऐसा खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ है। और क्यों ना ये वायरल होता है, इतना अच्छा जब गाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ फिर वायरल होनी भी चाहिए और पजीराई भी मिलनी चाहिए। तो कभी इस तरह की फैमिली में गेट टुगेदर होती हो, दोस्तों के साथ मिलने बैठे हो, महफिल सजती हो, तो वहाँ पर भी फरमाइशें आती हैं कि ऐसा आप कोई गाना सुना दें आप? जी जी बहुत ज़्यादा। अब तो दोस्त यहाँ तक कहने लग गए हैं इंटरव्यू के बाद कि यार तुम हमें भूल जाओगे। अच्छा। हमें भूलना नहीं है। तो ये इंटरव्यू के बाद ही ये फरमाइशें आती हैं, पहले भी पहले भी गैदरिंग आती होती थी तो कहते थे सारे? जी जी पहले से ही आती रहती, पहले से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा। मुझे हमेशा से यही मेरे दोस्त दुआएं देते रहते हैं कि यार तुम एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, हमें पता है ये तुम जैसे तुम गाते हो, जैसे मतलब स्ट्रगल टाइम होता है ना, आपको पता है एक सिंगर का, तो कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो हार्ड वर्क करते कोई देखता है, मुझे कहता है यार आप ज़रूर कुछ बनोगे। जब वो वही सुनते हैं कि यार ये बंदा इस तरह काम कर रहा है और इतनी अच्छी वॉइस है इसकी, इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसे किसी स्टेज पे होना चाहिए। तो आगे सोचा है कि मतलब अब इसको प्रोफेशनली किस तरह लेकर आपने चलना है, इस फील्ड में जब आना है तो क्या क्या चीज़ें आपने, क्योंकि किसी से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी 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 मेरी वालदा मुझे सिखाती हैं, तो वो हर चीज़ में मुझे गाइड करती हैं कि बेटा यहाँ पे ये नहीं ठीक, वैसे नहीं, मतलब अगर एक बार मैंने गाया वो मुझे बताती हैं कि बेटा इसे 100 बार अगर अच्छा नहीं है ना तो इसे बार बार गाओ। अच्छा। जब तक वो मैं अच्छा ना गा दूँ, उनके दिल को ना अच्छा लगे, वो बार बार गाने का कहती रहती हैं। और उन्होंने, उनका भी प्लान है, मेरा भी प्लान है कि जैसे एक साल में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त आती है, ईद आती है, रमज़ान आता है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आते हैं। जब मैं हर साल में इतने इवेंट्स का एक सॉन्ग दे दूंगा या एक नात दे दूंगा, या ईद उल अज़हा के हवाले से, या मैं 14 अगस्त के हवाले से, ठीक है, तो कोई एक ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसा मतलब मेरा कलाम होगा जो वायरल हो जाएगा, लोगों के दिमाग में मेरी जो वॉइस है वो बैठ जाएगी। बाकी सारी जितने मेरे सॉन्ग्स वो पेंडिंग पे पड़े होंगे, वो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेंगे। ये मेरी प्लानिंग थी। बिल्कुल, ये प्लानिंग आप अच्छी प्लानिंग है कि आप किस तरह अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। और पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। दूसरा एंड पे मेरे ख्याल से रक्स बस्मल का भी OST हो ही जाए। जी जी साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखलाना है, मोहे सुंदर मुख दिखलाना, दिखलाना,
कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। बहुत ही खूबसूरत आपने ये वाला गाना भी गाया है। और एहसन अली खान हमारे साथ मौजूद है, इमर्जिंग सिंगर हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके आने का और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं कि आप इसी तरह गाते रहें और किसी मकाम पर पहुंचे, अपना भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से। तो आज आपका तारुफ जिस किताब से करवाने जा रहे हैं उसका नाम है हाकिमाने पंजाब, जो फिक्शन हाउस ने शाया की है, जबकि इसके मुसन्निफ असद सलीम शेख हैं। ये किताब इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें कबल मसीह से लेकर 1947 तक रहने वाले पंजाब के हुक्मरानों का तज़करा मौजूद है। यानी अगर आप पंजाब की अजीम सरजमीन की तारीख जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस पर कौन कौन से हुक्मरान और ख़ानदान राज करते रहे हैं, कब खेती बाड़ी पंजाब का ओढ़ना और बिछोड़ना बना, यहाँ कौन कौन सी नस्लों के लोग कहाँ से आए हैं, तो इस लिहाज से ये एक अच्छी और मुकम्मल किताब है जो उन तमाम तफसीलात का अहाता करती है। तो जनाब इस तहकीकाती और दिलचस्प किताब को पढ़ना नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि इल्म और मालूमात एक ऐसा ख़जाना है जो आपकी शख्सियत को और भी चार चांद लगा देता है। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मुझे अब आपने इजाज़त देनी